गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबी त्यागी आप सभी का वेलकम करती हूँ साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आई हूँ पॉलिटी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में करा चुकी हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने संविधान के बारे बताया है। इसकी भाग 1 और भाग 2 कराया है। भाग 1 में मैंने 4 आर्टिकल कराए हैं, 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 में मैंने नागरिकता पढ़ाया है 5 से लेकर 11 तक। अब हम चलते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, मौलिक अधिकार पर, जो कि मौलिक अधिकार है हमारे 12 से लेकर 35 तक। ये हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्यों बनाए गए हैं? मौलिक अधिकार इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं के लिए जिन अधिकारों का उपयोग होता है इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारी बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ हुई, एजुकेशन हुई, ये क्या है? हमारे मौलिक अधिकार में दी गई हैं। जैसे विश्व के इतिहास में देखें, विश्व के इतिहास में सबसे पहले क्या हुआ था? 1215 में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन ने एक पत्र पर कुछ अधिकार लिखकर निकाले। पत्र पर कुछ अधिकार लिखे और अपनी प्रजा को वे अधिकार दिए, जिसे हमने मैग्ना कार्टा कहा। वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? मैग्ना कार्टा के नाम से उसे कहा गया। ये क्या था? अपनी प्रजा को दिया हुआ एक पत्र पर कुछ अधिकार लिखे हुए थे। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के रूप में राजा जॉन ने नागरिकों को लिखित में कुछ अधिकार प्रदान किए। ब्रिटेन में सबसे पहले दिए गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक पत्र था जिस पर लिखकर कुछ अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले जो विश्व का संविधान बना था वो बना था यूएसए में। यूएसए का जो संविधान है विश्व का सबसे पहला संविधान है। ये कब बना था? 4 मार्च 1789 यूएसए में बिल ऑफ राइट्स के नाम से। क्या था? बिल ऑफ राइट्स दिया था, 1791 में लागू हुआ। बिल ऑफ राइट्स क्या था? 4 मार्च 1789 में ये दिया गया था और लागू कब हुआ है? 1791 में पूर्ण रूप से इसे अधिकार में आया। ये विश्व का पहला, सबसे छोटा और विश्व का सबसे पुराना संविधान है। इसमें 7 आर्टिकल्स हैं। फिर 26 अगस्त 1789 को फ्रांस ने राइट्स फॉर मैन एंड सिटीजन्स अपना संविधान बनाया, मानव व नागरिकों के अधिकारों का दस्तावेज। इसके बाद भारत में 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी। सबसे पहले मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। लेकिन हमें कब ये अधिकार मिला? हमें मिला है 26 नवंबर 1949 को। हमने अपना संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1950 को यह लागू हुआ था। अब देखते हैं मौलिक अधिकार, अपने राइट्स। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। राज्य राज्य ये नहीं जो हमने अब तक पढ़ा है। राज्य होते हैं क्या क्या, इसकी परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा है संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की विधायिका यूनियन लेजिस्लेचर, राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें एमएलए आएंगे, स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत, ब्लॉक के अन्य प्राधिकरण जहां पर सरकार का हिस्सा हो, जैसे LIC, ONGC, NTPC, BSNL, ये सारी चीजें हैं। जहां जहां पर सरकार का नाम हो वो क्या होगा? राज्य कहलाएगा। इसकी परिभाषा क्या है? ये राज्य कहलाएगा। जितने भी सरकार की, जहां सरकार का पैसा लगा हो तो क्या होगा? जहां जहां पर सरकार का नाम हो। आर्टिकल 13 में चलते असंगत विधि। इसी किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट न्याय पुनर्वलोकन के माध्यम से रद्द कर सकते हैं, वॉइड कर सकते हैं। क्या है कि अगर किसी भी मूल अधिकार का यहाँ उल्लंघन हो रहा है तो उसे क्या सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर सकते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। यहाँ पे क्या है? विधि के समान समानता व समान संरक्षण सिद्धांत दिया गया है। 14 में क्या दिया गया है? विधि के समान समानता और समान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया है। जो शब्द है समक्ष समानता, जो शब्द है समक्ष समानता, ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से? इंग्लैंड से। जो समक्ष समानता का अधिकार है हमने इंग्लैंड से लिया है और समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो समक्ष समानता है, समान समानता है। ब्रिटिश में अगर कोई अपराध किया जाता है, ये अगर किसी ने जानबूझ किया और एक व्यक्ति ने बिना जाने पूछे क्या है कि उससे गलती से हो गया, लेकिन दोनों को समान सजा मिलेगी। ये नेगेटिव नकारात्मक भी दर्शाता है।
अमेरिका का क्या है, अमेरिका में समान संरक्षण, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। इसीलिए भारत के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश का बहुत ही नम्य संविधान है और अमेरिका का बहुत ज्यादा कठोर संविधान है। इसीलिए भारत का इन दोनों का मिक्सचर है, लचीला संविधान है। हमारे यहाँ पर जो अपराध जिस तरह से दिया जाएगा, अगर किसी ने जानबूझ के किया है तो उसे उसके अकॉर्डिंग, और जिसने जानबूझ के नहीं किया उसको उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है भेदभाव में प्रतिबंध। भेदभाव में प्रतिबंध कि कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ नहीं होगा, आर्टिकल 15 क्लोज 1 में, आर्टिकल के कितने 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं। 15 के 6 पार्ट मैंने बताए हैं कि किस किस में क्या क्या चीजें होंगी। आर्टिकल 15 क्लोज 1 में दिया हुआ है, यह सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। जो हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए, सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। कौन कौन से आर्टिकल है भारत के नागरिकों के लिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। ये हमारे किसके लिए है, सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। यह सिर्फ नागरिकों के लिए आर्टिकल 15। इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 15 क्लोज 1 में कहा गया है, भारत में किसी नागरिक के साथ 5 आधार पर, किस पर, 5 आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लोज 2 में है राज्य प्लस व्यक्ति। ना तो कोई राज्य, ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा किस चीज में, पब्लिक प्लेस पर। पब्लिक प्लेस पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, दुकानों पर, कहीं पर भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम यहाँ पर नहीं बैठोगे या फिर तुम किस कास्ट से हो, कुछ भी हो, ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर ये भेदभाव किया तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकार के लिए। ये हुआ हमारा आर्टिकल 15 क्लोज 2। अब चलते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3। इसमें क्या है, राज्य, महिला व बच्चों के लिए प्रावधान। क्या होगा कि जैसे ऊपर दिया गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर महिला और बच्चों के लिए राज्य कोई विशेष प्रावधान करना चाहता है तो वह कर सकता है, कोई भी आरक्षण दे सकता है। जैसे महिलाओं के लिए है मातृत्व लाभ अधिनियम, ये 1961 में आया था, ठीक है, तो ये बच्चों और महिलाओं के लिए हो सकता है। जैसे मैटरनिटी लीव, तो ये क्या महिलाओं के लिए दी जाती है, जब वह उनको बच्चा होता है तो 6 मंथ की उन्हें लीव दी जाती है, तो ये क्या है, राज्य ये प्रावधान कर सकती है। फिर है आर्टिकल 15 क्लोज 4 में क्या है, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक। राज्य कौन है, राज्य ये सब लोग हैं, राज्य महिला व बच्चों को, ये तो हमारा हो गया, सॉरी। आर्टिकल 15 में राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, किसे, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे सामाजिक व शैक्षणिक, जैसे शैक्षणिक में कॉलेज में, स्कूल में वह आरक्षण दे सकता है। फिर है आर्टिकल 15 क्लोज 5। इसमें क्या है, ऊपर था सामाजिक व शैक्षणिक, स्कूल, कॉलेज, लेकिन यहाँ पर हायर एजुकेशन, जैसे हायर एजुकेशन IIT, ITT, IIM, एम्स, हायर जो एजुकेशन है उसमें भी क्या है, आरक्षण का प्रावधान है। राज्य वहां पर भी प्रावधान कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। जिसमें 93वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया था। फिर चलते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 6 में। 15 क्लोज 6 में क्या है, 15 क्लोज 6 में है EWS। ये क्या है, ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, सामान्य वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या होगा, शिक्षण संस्थान में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये किसमें है, आर्टिकल 15 क्लोज 6 में, किसके लिए, शिक्षण संस्थान के लिए कितना, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि EWS कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया, तो ये क्या है, 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। और ये भी क्वेश्चन आया है कि EWS में कितने का आरक्षण मिलता है, कितने % का आरक्षण मिलता है, 10% आरक्षण दिया जाता है।
अब चलते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समानता। यहाँ पे क्या था, भेदभाव में प्रतिबंध। उसी के इसमें हमें 6 आर्टिकल दिए हुए थे। यहाँ पर क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता के लिए यहाँ पर भी 6 क्लोज दिए हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 1 में क्या है, रोजगार की समानता। रोजगार की समानता कि रोजगार में सबको समान अधिकार मिले। राज्य नागरिकों के साथ लोक नियोजन, किसमें, लोक नियोजन रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। क्या दिया हुआ है आर्टिकल 16(1) में कि रोजगार की समानता में राज्य नागरिकों के साथ लोक नियोजन रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लोज 2, राज्य किसी नागरिक के साथ। इसमें नागरिक शब्द दिया हुआ है, हर एक में नागरिक शब्द दिया हुआ है, तो ये क्या है, सिर्फ नागरिकों के लिए ये आर्टिकल दिए हुए हैं। राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश निवास उद्भव भेदभाव नहीं करेगा, में भेदभाव नहीं करेगा। ऊपर किस में दिया गया था, ऊपर 5th में दिया गया था धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और मूल वंश। यहाँ पे क्या 2 और ऐड कर दिए गए, कौन कौन से, निवास और उद्भव भेदभाव नहीं करेगा। निवास और उद्भव के उसमें भेदभाव नहीं करेगा। इसमें क्या है, 7 जोड़े गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 16 क्लोज 3। अब इसमें अपवाद है। ऊपर कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल 16 क्लोज 3 में कहा गया है कि राज्य कानून बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे किसी भी राज्य में कोई वैकेंसीज निकली गवर्नमेंट की, तो वो क्या करेंगे, अपने जो हमारे राज्य के होंगे उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए ज्यादा कोटा कर देंगे और अदर स्टेट के लिए कम कर देंगे, या फिर अदर स्टेट को वो मना भी कर देते हैं कि हम अदर स्टेट के बच्चों को नहीं लेंगे। जैसे बिहार में टीचर की वैकेंसीज निकली, तो बिहार के लोगों के लिए आरक्षण है और बाहर के लोगों के लिए आरक्षण नहीं है, तो ये क्या है, ये भेदभाव है। लेकिन ये हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है, इसका अपवाद दिया हुआ है, राज्य कानून बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। अब है आर्टिकल 16 क्लोज 4, राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ऊपर दिया हुआ है कि भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन रोजगार में भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि जैसे SC ST को आरक्षण दिया हुआ है, OBC को आरक्षण दिया हुआ है, तो ये क्या है कि राज्य अधिकार बनाकर राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उन्हें आरक्षण दे सकता है। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 5। 16 क्लोज 5 में क्या है, राज्य किसी धर्म के व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार में आरक्षण दे सकता है। जो आर्टिकल 16 क्लोज 5 है, इसमें क्या है कि जो राज्य क्या करेगा, किसी धर्म के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे अगर मंदिर में हमें क्या चाहिए, हिंदू गुरु चाहिए, तो हम वहाँ पे मुस्लिम गुरु तो नहीं ले सकते। जैसे मस्जिद में हुआ, वहाँ पे मुस्लिम ही लोग चाहिए, क्योंकि उनके कुरान का उन्हीं लोगों को ज्ञान है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मुस्लिम ही लोगों को लिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हमारे बड़े बड़े गवर्नमेंट मंदिर हुए, उनमें जो वैकेंसीज होती हैं, तो वो हिंदू के लिए ही निकाली जाएंगी, कि वहाँ पे हिंदू ही, क्योंकि हिंदुओं को ही उन ग्रंथ का, उन सब का जानकारी होती है, ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राज्य किसी धर्म के व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार में आरक्षण दे सकता है। फिर आर्टिकल 16 क्लोज 6, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, EWS के लिए, यहाँ पे क्या है, रोजगार में 10% का आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। क्या क्या कंडीशन है, EWS में आर्थिक स्थिति से जो कमजोर होगी, उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी, 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। और क्या कहा है कि 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, जो जमीन होनी चाहिए वो कितनी, 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, 8 लाख से वार्षिक आय कम होनी चाहिए, और 1000 स्क्वायर फीट से कम का प्लॉट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वो उसे इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। ये हुए हमारे आर्टिकल 16। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 17 पे। उससे पहले मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी PPT नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से राइट डाउन कर सकते हो। इसके एक आर्टिकल को अच्छे से रिवाइज करना, एक बार और पढ़ना, और फिर ये आपको याद हो जाएंगे। मैंने कितनी बार रिपीट कर करके इन्हें आपको पढ़ाया है, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 17 पर। चलो नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। हमारा 16 तक
16 आर्टिकल तक हो गया था। अब आर्टिकल लेते हैं 17 आर्टिकल में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसमें क्या दिया हुआ गया है कि संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया। जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसे संविधान में दिया नहीं गया कि अस्पृश्यता क्या होगी। हमने इसे ऐतिहासिक फैक्ट देखते हुए बनाया हुआ है कि छुआछूत का व्यवहार, जाति का व्यवहार जो होगा, ये क्या होगा, अस्पृश्यता का उदाहरण होगा। जैसे हमारी जो SC ST थे, पहले क्या करते थे, इन लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, छुआछूत माना जाता था, इनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, कुएं वगैरह पर इन्हें आने नहीं दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, ये छुआछूत का था। तो इसके लिए अस्पृश्यता इससे संबोधित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। जो उपाधियां थी, जैसे पहले राजा की उपाधि हुई, ये सब का अंत कर दिया गया। जैसे अंग्रेजों ने कुछ उपाधि दी या कुछ भी उपाधि थी, तो इनका क्या किया गया, अंत किया गया कि भारत का नागरिक कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, सिर्फ सेवा और शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा को छोड़कर, क्योंकि सेना में क्या होते हैं, कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, और जो शिक्षा में होते हैं वो जिनके जो PhD की होते हैं, उनके आगे क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। तो सिर्फ उन लोगों को छोड़कर कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, हमें कहीं भी जाना, घूमना फिरना, जो भी करना, इसके लिए हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से 6 अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 में। ये है आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज ए। 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। इसमें क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। 19 क्लोज सब क्लोज सी में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और ई में है निवास करने की स्वतंत्रता। एफ हमारा दिया हुआ नहीं है। और जी है रोजगार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हमें क्या है, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं, हमें ये स्वतंत्रता है। हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, जैसे हम इसे किससे कनेक्ट करेंगे, अगर 6 को याद करना है, क्या करेंगे, पहले हम बौद्ध गुरु से करेंगे। बौद्ध गुरु ने क्या, पहले भाषण दिया, फिर उन्होंने क्या, जब भाषण दिया तो एक सभा बनी। वहां पे सभा बनने के बाद के, जब उनकी सभा बन गई तो उस सभा का एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद उन्होंने भ्रमण शुरू किया। जब उनकी संगठन बन गया तो क्या किया, उन्होंने घूमना फिरना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह पर। जब उन्होंने भ्रमण किया तो उन्हें रुकना भी पड़ा कहीं पर, तो उन्होंने क्या, वहां निवास किया। जब उन्होंने निवास किया तो फिर खाने पीने के लिए चीजों की जरूरत भी पड़ी, तो वहां पे क्या किया, उन्होंने रोजगार भी किया। इस तरह हम इससे कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये सारी स्वतंत्रता हमें है, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी है हमारे पास। क्या है, इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे ये है आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 19 क्लोज 2 में क्या है कि जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता बिना हथियार के और बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही हम ये चीजें कर सकती हैं। मतलब जो संविधान है, उन्होंने हमें स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उस पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे सभा करने का, भाषण देना है भाषण, लेकिन देशद्रोही, देश के खिलाफ कोई भाषण नहीं दे सकता, नहीं तो उसे क्या बोला जाएगा, देशद्रोही बोला जाएगा। जैसे सभा करने का है, सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना हथियार के स्वतंत्रता है। हथियार लेकर सभा नहीं कर सकते, वो भी क्या होगा, देशद्रोही कहलाएगा। जैसे संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ राज्य हमारे वहां पे आदिवासी है, तो क्या होगा, मतलब दूसरे नागरिकों को उनसे नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो वहां पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, वहां जाने नहीं दिया जाएगा। अगर वहां जाओगे तो वहां पर क्या, हमें पहले कोई एक कार्ड होता है, कार्ड देते हैं, उसे लेने के बाद ही हम जा सकते हैं। पहले हमें वहां से परमिशन लेनी होगी, तभी हम उस इलाके में जा सकते हैं। निवास करने की और रोजगार की स्वतंत्रता ये है, लेकिन अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं के ऊपर युक्त युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं।
नेक्स्ट चलते हैं ये हुआ आर्टिकल 19। इसमें कितने थे? 6 हमारे सब क्लोज थे। अब चलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों से दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है आर्टिकल में? कि कोई भी अपराध क्या है तो उसके लिए क्या है, हम उसकी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के, उसमें क्या दिया हुआ है इसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कैसे? जैसे आर्टिकल 20 क्लोज 1 में क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, भूतलक्षी विधि से। ये क्या है? किसी भी व्यक्ति को वही सजा दी जाएगी जो उस समय जितनी सजा का प्रावधान है। जैसे किसी ने कोई गुनाह किया, कोई अपराध कर दिया 5 साल पहले, तो अगर उसने 5 साल पहले अपराध किया है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी जो उस टाइम पर उस सजा के लिए प्रावधान था। ये नहीं कि यहाँ पे अब आने के बाद अगर वो बढ़ा दी गई हो या फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया हो तो वो सजा नहीं दी जाएगी। सजा वही दी जाएगी जो उस टाइम का प्रावधान था। नेक्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 20 सब क्लोज टू। आर्टिकल 20 क्लोज टू, जब एक ब्रैकेट हो तो क्लोज और जब दो हो तो सब क्लोज। और हमें ये भी याद रखना है, जैसे अगर स्मॉल ए है तो क्या होगा, स्मॉल ए जो हमारे होंगे वो हमारे पहले से ही बना हुआ है। अगर हमारा कैपिटल ए है तो इसका मतलब संशोधन होने के बाद अब उसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्लोज टू, इसमें क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है? किसी भी अपराध को करने के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। ऐसे नहीं कि एक बार सजा पहले मिल गई हो उसे फिर से उसकी अपराध के लिए सजा दे दी जाए। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। आर्टिकल 20 क्लोज 3 में क्या है? इसमें स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। क्या है कि जब अपराधी को कभी भी, अपराधी या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। उसे जब उस पर जबरदस्ती उससे गवाही नहीं दिलवाई जाएगी। ये क्या होगा? इसका संरक्षण करता है। ये हुए हमारे आर्टिकल 20। अब चलते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 1 में क्या है? जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? मेनका गांधी वाद 1978 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी वाद में विधि के सम्यक प्रक्रिया को भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। क्या हुआ था मेनका गांधी वाद में कि जब जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि मेरा भारत में रहने पर दम घुट रहा है और मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वे बाहर जाना चाहती थी क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो अगर हमारा बाहर, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे हम रहने में स्वस्थ स्वस्थ फील नहीं कर रहे हैं या फिर हमारी जान को खतरा लग रहा है तो हम बाहर जा सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। तो उन्होंने यही अधिकार मांगा था कि मुझे विदेश जाना है लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मेरा यहाँ पे रहकर दम घुट रहा है, तो इसीलिए इन्हें ये अधिकार दिया गया था कि आप बाहर जा सकते हो। अब है आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ए अब ऐड किया गया कैपिटल ए। स्मॉल ए ने कैपिटल ए कब ऐड किया गया? ये किया गया 86वें 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है? आर्टिकल 21 ए में क्या है? आर्टिकल 21 क्लोज ए में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री प्राथमिक शिक्षा 2009 एक्ट आरटीए आया था। कब आया था? 2009 में आरटीए का एक्ट आया था। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। और ये लागू कब हुआ? ये हुआ 1 अप्रैल 2010, शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें क्या है? इसका संबंध केवल दंडात्मक निरोध से है। किससे है? दंडात्मक निरोध से है। इसमें क्या है? दंडात्मक निरोध क्या होता है? जुर्म करने के बाद पकड़ा जाना। क्या होता है? जुर्म करने के बाद पकड़ा जाना। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के विरोध अधिकार। मानव दुर्व्यवहार क्या है और बलात् श्रम क्या है? इसमें क्या है? मानव दुर्व्यवहार पहले क्या होता था, जैसे किसी को हमने कुछ पैसा दे दिया, उसे कर्ज दे दिया, तो क्या होता था? हम उसे खरीद लेते थे या फिर हमारे पास कोई व्यक्ति हम उसे बेच देते थे। किसके लिए? पैसे के लिए।
तो अब इस पे प्रतिबंध लगाया हुआ है कि मानव दुर्व्यवहार, मानव को न तो कोई खरीद सकता है और न ही कोई बेच सकता है, मतलब कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है, ये वाला। और बलात्संग क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 24। 24 में क्या है? बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? बाल शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कि 14 वर्ष से कम की उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम खतरनाक कार्य नहीं करा सकते, जैसे कहीं कंपनी में, फैक्ट्रियों में वर्क नहीं करा सकते हैं। ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 24 में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई खतरनाक कार्य नहीं करा सकते हैं। हम उनसे करा सकते हैं जैसे घर का कार्य हुआ जिसमें कोई भी खतरा ना हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 25। 25 में क्या है? 25 है किसी भी व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती या फिर धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। आर्टिकल 25 में है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। जो धार्मिक संप्रदाय है उन्हें धार्मिक कार्य करने का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। सिर्फ इसे वही करेगा जो धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति होगा। जैसे धार्मिक संप्रदाय कैसे? जैसे रामकृष्ण मिशन, ये क्या है? एक संप्रदाय है, यही इस कार्य को कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या है? धार्मिक कर की मनाही। मतलब कि किसी भी धार्मिक जगह पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले जजिया कर लिया जाता था, जकार्ता कर लिया जाता था, तो वो शुल्क, वो कर नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, वहां पे कुछ शुल्क है तो हम शुल्क दे सकते हैं, वो भी सभी के लिए, लेकिन धार्मिक कर कहीं पर भी नहीं लगाया जाएगा। ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 27 में। जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, ये किसके ऊपर आधारित है? धर्म के ऊपर, धार्मिक है आर्टिकल, ठीक है। फिर है आर्टिकल 28। 28 में क्या है? धार्मिक शिक्षा की मनाही। धार्मिक शिक्षा क्या है? जैसे किसी भी सरकारी संस्था में, कहाँ पे मनाही है? सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा की मनाही है। जैसे हम किसी भी स्कूल में या सरकार, जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उनमें हम अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे हर तरह का बच्चा आता है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं, तो इसीलिए वहां पे हम किसी एक स्पेशल धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, उस धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये मनाही है आर्टिकल 28 में। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 25 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण, आचरण, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम दूसरे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए। आर्टिकल 26 में है धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों का प्रबंधन सिर्फ वही करेगा जो धार्मिक संप्रदाय से रिलेटेड होगा, नॉर्मल व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 में धार्मिक कर की मनाही। आर्टिकल 27 में धर्म पर के नाम पर कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। जैसे जजिया, जकार्ता, कोई भी कर नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शुल्क दिया जा सकता है लेकिन कर नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा की मनाही कि किसी भी सरकारी संस्था में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 और 30 किसके लिए बने हैं? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं जो जो 50% से कम की जिसकी आबादी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए दो आर्टिकल दिए गए हैं, 29 और 30। 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, कि उनकी जो भाषा होगी, लिपि होगी, संस्कृति होगी, उन्हें उसके संरक्षण, उसे बचाए रखना या फिर उसको रखना, उसे स्वीकार करना, उस सब का अधिकार है। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने व चलाने का अधिकार है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर उनकी आबादी कम है तो हम उन लोगों को रोक देंगे कि तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते या अपनी भाषा में ये चीजें नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अब क्योंकि हमारा देश क्या है? सभी
यहाँ पर सभी को इक्वल समानता है, यहाँ पे सभी को पूरी समानता है हर चीज करने की। तो इसीलिए अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान भी खोलने की परमिशन है और चलाने का भी अधिकार है, ये इनका राइट्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 31 पर। आर्टिकल 31 है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब मौलिक अधिकार से उसे हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, अगर इसका हनन होता तो कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता था, लेकिन अब वह सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। ये कानूनी अधिकार है, तो कानूनी रूप से ही इस पर वर्क होगा, कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। ये क्या है? जब ये अधिकार नहीं मिलते, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। जब ये अधिकार नहीं मिलते, तब आर्टिकल 32 का उपयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय में हमें 5 उपचार अधिकार की रिट जारी करते हैं। क्या देते हैं? 5 प्रकार की हमें रिट दी जाती है। आर्टिकल 32 को हम एक अलग से उसकी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे रिट, जो हमारे 5 रिट दिए गए हैं, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। अभी आपको जैसे मैंने आर्टिकल बताए हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड करें, 1-2 बार रिवाइज करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। हर एक एग्जाम के पर्पज से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और पूरे डिटेल में इन्हें समझाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इसका रिवीजन करना। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। इसका आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को अच्छे से अंडरलाइन करके आपको रीड आउट करना है। सभी का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।